दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल साइंटिफिक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड एग्जाम मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश शासन में हाल ही में दिशा निर्देश जारी किए गए ये हैं कि 8वीं और 5वीं की अब बोर्ड परीक्षा होंगे। तो अगर आपको ध्यान हो तो 15 साल पहले ऐसा होता था, लेकिन वो बंद कर दिया गया था। लेकिन सत्र 2022-23 से पुनः कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड एग्जाम होंगे। इसका विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है, एग्जाम कैसे होने वाला है, सब्जेक्ट कैसे चॉइस करेंगे, हिंदी मीडियम के लिए क्या होगा, अंग्रेजी माध्यम के लिए क्या होगा, ये सारी जानकारी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, उस पर बात करेंगे और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ना आए इसके लिए पूरे समय आपके साथ जुड़े रहेंगे। नमस्कार, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं, सीखते हैं कुछ नया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र जो आपके पहली से 8वीं तक के विद्यालय चलाती है मध्य प्रदेश में, उसने दिशा निर्देश जारी किए हैं ऑफिशियल। आपके सामने दिशा निर्देश दिखाई दे रहा है, जहां पर भी जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं वो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं। तो सबसे पहला सिस्टम है कि राज्य शिक्षा केंद्र जो है वो आपके जो एग्जामिनेशन है उसको कंडक्ट करने वाला है और ये दिशा निर्देश जारी किया गया है 12 सितंबर को। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि प्राथमिक, जिसे हम बोलते हैं कक्षा 5, और पूर्व माध्यमिक यानी कक्षा 8, इन दोनों की वार्षिक परीक्षाएं 2022-23 में प्रारंभ होंगी। अब इसमें अगर एक चीज ध्यान दिलाएं तो सबसे पहली चीज है राजपत्र दिनांक इतने के निर्देशानुसार, यानी प्रोसेस जो है वो बहुत पहले से चल रही थी लेकिन अभी उसको फाइनल किया गया है। तो आपको ध्यान में है कि जो आपका आरटी है, अनिवार्य जो निःशुल्क शिक्षा चल रही थी, उसी में कुछ संशोधन किया गया है और उस संशोधन के तहत जो 5वीं और 8वीं को बोर्ड एग्जाम में कन्वर्ट किया गया है। इसके बाद अगर हम करें तो सत्र 2021-22 में मध्य प्रदेश की समस्त शासकीय शालाओं में, यानी जितने भी गवर्नमेंट स्कूल से, वहां पर ऑलरेडी 21-22 में बोर्ड एग्जाम कराया जा चुका है। यानी 5वीं 8वीं जो बोर्ड एग्जाम की बात हम कर रहे हैं इस बार, तो इस बार हम प्राइवेट स्कूलों को भी जोड़ रहे हैं। लेकिन लास्ट ईयर सत्र 2021-22 में हमने गवर्नमेंट स्कूलों में बोर्ड एग्जाम ऑलरेडी कराए, यानी हमें पूरा अनुभव है। फिर अगर हम बात करें वर्तमान सत्र में, तो वर्तमान सत्र 2022-23 में शासकीय शालाओं के साथ साथ शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय, देखो अशासकीय मतलब प्राइवेट स्कूल्स, अनुदान प्राप्त शालाओं में SCERT द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर कक्षा 5-8 हेतु बोर्ड पैटर्न पर वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि SCERT क्या है। तो जैसे आपको पता है कि NCERT है जो कि नेशनल लेवल पर जो है सिलेबस डिसाइड करती है, उसी तरह जो आपका SCERT है वो स्टेट लेवल पर है, यानी जो राज्य शिक्षा केंद्र है वो NCERT के पैटर्न पर ही, या कह सकते हैं SCERT और NCERT का सिलेबस लगभग सेम है, एक दो सब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो आप NCERT भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो उसने जो पाठ्यक्रम डिसाइड किया है राज्य शिक्षा केंद्र का, वो यहाँ पर लागू होने वाला है। अच्छा, ये समस्या उन विद्यालयों के लिए होगी जो प्राइवेट विद्यालय चलाते हैं और कहीं ना कहीं अलग जो अपने प्रकाशन हैं उनके बुक्स चलाते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अभी अपने पास समय पर्याप्त है, SCERT की बुक वो अपनी कक्षाओं में, अपनी विद्यालयों में लागू करवाएं ताकि बोर्ड एग्जाम में कहीं से कहीं तक कठिनाई ना आए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका दिया हुआ है, राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में परीक्षा संपादित होगी। यानी जो आपकी परीक्षा है वो कौन करवाएगा, तो जिला शिक्षा अधिकारी करवाएगा। वो एक समिति गठन करेगा जिसे हम बोलेंगे जिला परीक्षा समिति का गठन होगा और वो आपके एग्जाम्स को कंडक्ट करेगी। परीक्षा की योजना बात करें, अगर हम बात करें कि भैया जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें कहाँ से कितने कितने % मार्क्स लिए जाएंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस। तो जहां तक पहले आपने देखा होगा कि जो बोर्ड एग्जाम्स होते थे वहां पर त्रैमासिक एग्जाम या फिर 6 माही एग्जाम होते थे, तो उसके कोई भी मार्क्स कैलकुलेट नहीं होते या काउंट नहीं होते थे। लेकिन अगर हम इस बार बात करें तो यहाँ पर 20% मार्क्स, यानी टोटल यदि आपके 100 का मार्क्स होने वाला है एक सब्जेक्ट में, तो वहां से 20 मार्क्स आपके कहां से आने वाले हैं, जो आपने हाफ ईयरली में यानी अर्धवार्षिक में 50 नंबर का पेपर करवाया था, उसमें से 20 नंबर आपको कहां से जोड़े जाएंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा से। किस में जोड़े जाएंगे, तो वार्षिक परीक्षा का जो परिणाम आने वाला है, रिजल्ट शीट आने वाली है, वहां पर अर्धवार्षिक परीक्षा से भी 20 नंबर लिए जाएंगे। यानी आप अर्धवार्षिक परीक्षा को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको पूरे एग्जाम को बहुत ही सिंसियरली देना है क्योंकि वो भी बोर्ड एग्जाम को रिफ्लेक्ट करेगी।
दूसरा अगर हम बात करें तो वार्षिक परीक्षा में जो लिखित एग्जाम्स होंगे, जो दूसरे सेंटर्स पर एग्जाम होंगे, वहां पर अगर हम देखें तो 60 नंबर का पेपर आपका होने वाला है, जिसमें से 60 नंबर पूरे लिए जाएंगे, यानी टोटल 100% यहां से लिया जाएगा। तो 20 नंबर आपको यहां से लिए गए, 60 नंबर यहां से लिए गए, कितना हो गया 80 नंबर। बचे 20 नंबर कहां से आने वाले हैं, तो वार्षिक परीक्षा से पहले जो प्रोजेक्ट कार्य करवाया जाता है, जिसे हम आंतरिक मूल्यांकन भी कह सकते हैं, जो विद्यालय में करवाया जाता है, वहां से भी 20 नंबर आपसे लिए जाएंगे। तो इस तरह से टोटल 60 और 20 80 और 20 100, यानी टोटल 100% की मार्किंग रहेगी एक सब्जेक्ट में। तो ये ब्लूप्रिंट रहने वाला है, जिसकी हम बात करें, जिसके आधार पर आपका वार्षिक परीक्षा परिणाम की जो मार्कशीट बनने वाली है वो यहां से बनेगी। इसके बाद अब बहुत सारे कुछ और भी नियम है, हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट कहता है 2.1 शासकीय शालाओं हो तो अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा निर्मित कराए प्रश्न पत्रों के निर्धारित समय सारणी अनुसार कराया जाएगा। यानी जो शासकीय शालाएं हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, वहां का जो क्वेश्चन पेपर है वो राज्य शिक्षा केंद्र खुद बनवाएगा। जो परीक्षा की समय सारणी है हाफ ईयरली की, वो खुद डिसाइड करेगा और उसके अनुसार ही जो परीक्षाएं हैं वो संपन्न होंगी। लेकिन यहीं पर जो अशासकीय शालाएं हैं, यानी जो आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसके अर्धवार्षिक परीक्षा के आयोजन के शाला स्तर पर, यानी विद्यालय स्तर पर कराए जा सकेंगे। लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र जो ब्लूप्रिंट निर्धारित करेगा या उसके लिए जो समय सारणी निर्धारित करेगा, उसके अनुसार करवाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम में जो विद्यालय है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो इसके लिए स्वतंत्र हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसे डिजाइन करना है, कैसे क्वेश्चंस देने हैं, कैसे परीक्षा करवानी है, उसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जो ब्लूप्रिंट है वो राज्य शिक्षा केंद्र निर्धारित करेगा, और साथ ही जो समय सारणी है कि अर्धवार्षिक परीक्षा लेनी कब है, वो भी आपका राज्य शिक्षा केंद्र निर्धारित कराएगा। अगला पॉइंट कहता है कि वार्षिक परीक्षा हेतु कक्षावार मतलब क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार 8 ग्रेड वर्तमान कक्षा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर लर्निंग आउटकम्स आधारित प्रश्न पत्रों का निर्माण राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कराया जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी बात यहाँ पर लिखी हुई है, लर्निंग आउटकम। अब लर्निंग आउटकम क्या है, ये है आपका NEP 2020 का भाग, यानी जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी आई हुई है उसका भाग है। यानी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको भी इंप्लीमेंट करने का काम किया जाएगा। यानी ये आपके लिए बहुत अच्छी बात भी है और थोड़ा सा टेंशन वाला विषय भी। क्यों? क्योंकि लर्निंग आउटकम का मतलब होता है कि ये रटंत विद्या जो अभी तक हम करते चले आ रहे थे कि जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसको हम पढ़ के याद कर लेंगे और उसके आधार पर एग्जाम्स दे लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। कि आपने उससे सीखा क्या है। लर्निंग आउटकम मतलब आपने सीखा क्या है, जो सीखा है वो आपको लिखना है, जो आपने रटा है वो नहीं लिखना है। यानी जो क्वेश्चन पेपर बनने वाला है वो लर्निंग आउटकम पर आधारित रहेगा। यानी अब आपकी समझ कितनी डेवलप हुई है इस आधार का परीक्षण होने वाला है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे जरूर ध्यान रखें। अगला है वार्षिक परीक्षा है तो विषयवार परीक्षा की योजना कैसे रहने वाली है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ। सबसे पहली बात की जाए प्रथम भाषा। अच्छा, प्रथम भाषा क्यों बोल रहे हैं? प्रथम भाषा ये है कि अलग अलग जगह अलग अलग भाषाएं यूज होती हैं। जैसे कुछ हिंदी मीडियम के विद्यालय होते हैं, कुछ अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय होते हैं, इसी तरह अलग अलग माध्यम है, मराठी के अलग है, उर्दू के अलग। तो जो जिस माध्यम में चला रहा है उसको हम प्रथम भाषा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा विद्यालय हिंदी मीडियम का है, तो यहाँ की जो प्रथम भाषा होगी वो हिंदी होगी। तो हिंदी आपकी कितनी होगी? 60 मार्क का पेपर होने वाला और 20 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट है, यानी टोटल 80 नंबर का होने वाला वार्षिक। हम सिर्फ वार्षिक एग्जाम की बात कर रहे हैं यहाँ पर 5वीं क्लास की। दूसरी भाषा की बात करते हैं एडिशनल लैंग्वेज। जैसे यदि मेरा हिंदी मीडियम का विद्यालय है तो अंग्रेजी मेरी सेकेंड लैंग्वेज होगी। यदि मेरा अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है तो हिंदी हमारी सेकेंड लैंग्वेज होने वाली है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि हमारा हिंदी मीडियम का विद्यालय है तो प्रथम भाषा आपकी हिंदी हो गई, तो दूसरी आपकी जो अंग्रेजी होगी वो आपकी सामान्य अंग्रेजी होने वाली है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर आपकी मतलब जो आपका विद्यालय जो अंग्रेजी मीडियम का है तो आपकी द्वितीय भाषा जो होने वाली है वो आपकी सामान्य हिंदी होने वाली है। तो ये थोड़ा सा विषय समझने वाला है जो कि ऑलरेडी 10वीं और 12वीं में लागू है, वही चीज अब 5वीं और 8वीं में भी लागू होगा। तो यदि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो हिंदी आपकी प्रथम भाषा रहेगी और द्वितीय भाषा में सामान्य अंग्रेजी रहेगी। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपकी प्रथम भाषा अंग्रेजी रहेगी और द्वितीय भाषा में सामान्य हिंदी रहने वाली है। इसी तरह अतिरिक्त भाषाएं भी हैं। अतिरिक्त भाषा में आपका सामान्य हिंदी हो सकती है, मातृभाषा हिंदी नहीं है तो, जैसे मराठी की बात कर रहे हैं, मलयालम की बात कर रहे हैं, तो हालांकि ये अपने मध्य प्रदेश में नहीं है। सामान्य उर्दू, मराठी या अन्य आधुनिक भाषाओं में एक भाषा जैसे संस्कृत सामान्यतः हमारे विद्यालयों में चलती है तो वो आपकी तृतीय भाषा के रूप में रहेगी। और इसके बाद गणित और पर्यावरण ये दोनों अनिवार्य विषय रहने वाले हैं। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए? 5 सब्जेक्ट हो गए, 3 भाषाएं हो गई। 3 भाषाओं में प्राथमिक भाषा हो गई,
द्वितीय भाषा हो गई, और तृतीय भाषा हो गई यानी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, और साथ में मैथ्स और पर्यावरण अध्ययन। तो इस तरह से टोटल 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपके सामने आने वाले हैं, और सभी का जो नंबर ऑफ वेटेज है वो लगभग सभी का बराबर है, यानी 20 मार्क्स आपका हाफ ईयरली से, 60 मार्क्स आपका ईयरली एग्जाम से और 20 प्रोजेक्ट से। तो इस तरह से 100 मार्क्स का आपका फाइनल रिजल्ट बनने वाला है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अंग्रेजी माध्यम, जो मैं भी अभी जस्ट बताया कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को द्वितीय भाषा के रूप में सामान्य हिंदी एवं हिंदी एवं उर्दू मराठी भाषा के लिए द्वितीय भाषा के रूप में सामान्य अंग्रेजी का चयन करना अनिवार्य होगा। यानी हिंदी और इंग्लिश को आप नहीं छोड़ सकते हैं, तृतीय भाषा में आप कोई भी भाषा ले सकते हैं, उसके लिए बाध्यता नहीं है। अगला है माध्यमवार भाषा चयन, कक्षा 5 है तो कुछ उदाहरण है। जैसे अगर प्रथम भाषा आपकी हिंदी विशिष्ट है, यानी आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो द्वितीय भाषा आपकी अंग्रेजी विशिष्ट नहीं रहेगी। मतलब मेरे कहने का ध्यान से सुनिए, यदि आपकी हिंदी विशिष्ट है यानी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपकी अंग्रेजी सामान्य होगी। यदि आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो अंग्रेजी विशिष्ट के साथ हिंदी सामान्य होगी। यदि आप उर्दू के हैं तो आपकी अंग्रेजी सामान्य और हिंदी सामान्य होगी। यानी यदि आप तीसरी भाषा जो आपकी प्रथम भाषा है तो आपको ये तीनों भाषाएं कंपलसरी होनी ही हैं। लेकिन अगर आप मराठी के हैं तो अंग्रेजी और हिंदी सामान्य है, यानी हिंदी और इंग्लिश जो है वो पूरी तरह से अनिवार्य कर दी गई है, ये रहेगी ही। बाकी अतिरिक्त वैकल्पिक भाषा के रूप में आप कोई सी भी भाषा ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी के अलावा आप संस्कृत ले सकते हैं, यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी के अलावा संस्कृत ले सकते हैं, और यहाँ ऑलरेडी आपने उर्दू और मराठी ले रखी है तो यहाँ पर संस्कृत लेने की आवश्यकता नहीं। अब हम बात करते हैं पूर्व माध्यमिक स्तर, या जिसे हम कक्षा 8वीं कहते हैं, मिडिल स्टेज कहते हैं। तो मिडिल स्टेज में अगर हम बात करें तो बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा 5वीं क्लास में है। यहाँ पर भी आपकी प्रथम भाषा हिंदी, अंग्रेजी और मराठी उर्दू हो सकती है। तो द्वितीय भाषा यहाँ पर सामान्य अंग्रेजी माध्यम को और सामान्य हिंदी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए रहने वाली है। वेटेज की बात करें तो लिखित परीक्षा 60 नंबर की और प्रोजेक्ट 20 नंबर का, यानी टोटल आपका 80 नंबर की मार्किंग होगी, और 20% आपका प्रोजेक्ट मिला के टोटल 100 मार्क्स की मार्किंग यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तृतीय भाषा के रूप में, तो वही मैंने बताया कि आप संस्कृत ले सकते हो, सामान्य हिंदी, जिससे जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो, तो उसका वेटेज भी सेम है। गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपके लिए एडिशनल ऐड हो रहा है। यहाँ पर गलती से 5 लिखा गया है, ये 6 है, तो ये एडिशनल एक सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड हो रहा है। वहां पर आपका गणित के साथ पर्यावरण था, और यहाँ पर गणित के साथ विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, टोटल 6 होने वाले हैं। तो इस तरह से आपका जो फाइनल रिजल्ट बनने वाला है वो 600 का बनने वाला है, जबकि 5वीं में कितना था वो 500 का रहने वाला। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट ऐड हो रहा है। कुछ और भी दिशा निर्देश हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मैं फटाफट आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा का अध्ययन अनिवार्य होगा, हिंदी भाषा का अध्ययन अनिवार्य होगा। आप अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी हैं, आप हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप उर्दू ले रहे हैं, मराठी ले रहे हैं, शौक से लीजिए, लेकिन हिंदी भाषा कंपलसरी है। यदि आप अंग्रेजी माध्यम के हैं तो हिंदी सामान्य पढ़नी होगी, यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो अंग्रेजी सामान्य पढ़नी होगी। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय भाषा के रूप में सामान्य हिंदी का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य किसी तृतीय भाषा का भी चयन किया जा सकता है। द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी, तृतीय भाषा के रूप में सामान्य हिंदी का अध्ययन अनिवार्य है। वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आपको कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं होगा। यदि आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकें। माध्यमवार भाषा चयन कक्षा 8 हेतु कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं, वो मैंने अभी जस्ट बताया। जो अभी जस्ट 5वीं क्लास के लिए था वही सेम 8वीं क्लास के लिए है कि यदि आपकी भाषा हिंदी विशिष्ट है, यानी आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो अंग्रेजी सामान्य होगी, और तृतीय भाषा में आप संस्कृत, उर्दू, मराठी में से कोई भी ले सकते हैं। यदि आप अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो अंग्रेजी विशिष्ट के साथ हिंदी सामान्य होगी, और साथ में तृतीय भाषा संस्कृत, उर्दू, मराठी ले सकेंगे। यदि आप उर्दू के विद्यार्थी हैं तो सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी रहेगी। यदि आप मराठी के हैं तो सामान्य अंग्रेजी और हिंदी सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। ये हम सिर्फ भाषा की बात कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट आपके कंपलसरी। वार्षिक परीक्षा के उपरांत यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी है, थोड़ा सा परेशानी वाला भी है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे वार्षिक परीक्षा उपरांत कक्षा उन्नति, वार्षिक परीक्षा के बाद कक्षा उन्नति होती ही है। हेतु परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित प्रत्येक विषय की लिखित परीक्षा यानी बाह्य मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन में प्रथम न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। अच्छा, यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूँ। कभी कभी होता है कि भैया 20 नंबर तो विद्यालय से आंतरिक मूल्यांकन के मिलने वाले हैं, तो टीचर्स अपने हैं, 20 नंबर दे ही दिए जाएंगे। अच्छी बात है, मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं।
20 नंबर आपको मिल जाएंगे, बोले आपके हाफ ईयरली एग्जाम अपने विद्यालय में होने वाले हैं, अपना विद्यालय क्वेश्चन पेपर बनाने वाला है, तो 20 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, यानी 40 नंबर मिल गए। और अपने को चाहिए कितने, तो अपने को 33 चाहिए। अगर हम फाइनल के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर भी ले आते हैं तो अपने 50% तो बन गए। ऐसा गलतफहमी आपको हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि बाह्य मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन दोनों में पृथक पृथक, यानी यदि हम बात करते हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स की, तो हाफ ईयरली एग्जाम में आपको 33% नंबर आने चाहिए, प्रोजेक्ट में आपको अलग से 33% आने चाहिए, आंतरिक मूल्यांकन में आपको जो आपका लिखित परीक्षा होगी उसमें अलग से 33 नंबर आने चाहिए। तो 33% यदि है अलग अलग तीनों में तो ही आप पास माने जाएंगे, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। हालांकि मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरे साथ रहने वाले हैं पूरे टाइम तो फेल ऐसा सब आपके जीवन में नहीं आएगा। आगे बात करते हैं, प्रत्येक विषय के बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम सरकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा फल घोषणा के उपरांत अनुत्तीर्ण विषयों में अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी यदि आप गलती से फेल हो जाते हैं किसी एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, तो उसकी अतिरिक्त परीक्षा होगी, जिसे हम सप्लीमेंट्री एग्जाम की बात करते हैं। तो सप्लीमेंट्री एग्जाम होंगे, उसके लिए कम से कम लगभग 2 माह का समय आपको मिलने वाला है। उसमें आप फिर से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और एग्जाम फिर से होगा, तब आप उसको परीक्षा पास कर सकते हैं। यदि आप उस परीक्षा में भी पास नहीं कर पाते हैं, पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उनके अध्ययनरत कक्षा में ही वापस रोका जाएगा, यानी आप किसी भी कंडीशन में नेक्स्ट क्लास में नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपके पास 2 मौके हैं, एक तो आपको फाइनल एग्जाम आपको देना ही है, यदि आप उसमें पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्लास उत्तीर्ण अगली क्लास में पहुंच जाएंगे। यदि आप सप्लीमेंट्री आती है और सप्लीमेंट्री एग्जाम देने के बाद भी नहीं पास होते हैं तो आपको पुनः उसी कक्षा में पढ़ना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा विषय कठिन है, क्योंकि अभी तक हमारी जो आदत बनी आई है कि कोई फेल नहीं करेगा, 8वीं तक सबको पास करना है, वो नियम बदल चुके हैं। तो अब आपको टेंशन होनी चाहिए कि ताकि हम अपनी परीक्षा परिणाम को प्राप्त कर सकें। तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समय अपने लिए पर्याप्त है। आज मान लीजिए सितंबर है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपके एग्जाम होने वाले हैं, यानी पर्याप्त समय है। यदि आप अभी भी शून्य पर हैं, कुछ भी तैयारी नहीं की है, और यदि आज भी तैयारी करना प्रारंभ कर देंगे तो पर्याप्त समय में पर्याप्त तैयारी करके आप उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर सकेंगे। कुछ और भी जानकारी है, उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं, फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। जैसे स्कूल के प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर किसी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा है जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक विद्यालय से उसको नहीं निकाला जाएगा। विद्यालय से नहीं निकाला जाएगा उसका मतलब सिंपल सा है कि भैया अगर 8वीं पास हो, फेल हो गया है, 5वीं फेल हो गया है, तो उसको विद्यालय से नहीं निकालना, बल्कि उसी क्लास में फिर से पढ़ाना है। फिर से वो पढ़ेगा, फिर से पास करेगा, अगर फिर से नहीं पास हो पाएगा तो बाहर नहीं करना है, फिर से पढ़ाना है। यानी जब तक वो पास नहीं हो जाता तब तक विद्यालय से उसे नहीं निकालना है। ये उसकी प्रारंभिक शिक्षा है। तो कितने भी प्रयास करने पड़े आपको पास करवा के छोड़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क विद्यालयों के लिए है, बच्चों के लिए है ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी शुल्क बच्चों से नहीं लिया जाना है। कक्षा 5वीं के लिए है जो 50 रुपए है, और कक्षा 8वीं के लिए 100 रुपए है, जो कि पोर्टल के माध्यम से विद्यालय को सबमिट करना रहेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात लिखी हुई है कि परीक्षा शुल्क के रूप में कोई भी राशि छात्रों से नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए फायदेमंद है, स्कूल के लिए थोड़ा सा नुकसान का विषय है कि जब ली नहीं जाएगी तो सबमिट कैसे करेंगे। खैर आगे चलते हैं। परीक्षा संचालन हेतु ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की गई है। विद्यालय का भाग है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कक्षा 5वीं वार्षिक परीक्षा राज्य शिक्षा केंद्र के विकसित IT प्लेटफॉर्म जिसके rskmp.in के माध्यम से परीक्षागत व्यवस्थाएं, छात्र पंजीकरण, छात्र सत्यापन, परीक्षा के निर्धारण, मूल्यांकन के निर्धारण, परीक्षा फल निर्धारण, प्रगति पत्र जनरेट करना आदि संपादित किए जाएंगे। इसके संबंध में आवश्यक निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। IT प्लेटफॉर्म के संचालन हेतु समस्त संबंधित अधिकारियों एवं शाला प्रभारियों को समय समय पर उन्मुखीकरण दिया जाएगा। परीक्षा पद्धति से परिचय कराने के लिए विद्यार्थियों को अभ्यास के अधिक अवसर प्रदान करने हेतु यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात दी हुई है कि भैया अब लास्ट टाइम का ब्लू प्रिंट कैसा था, एग्जाम पैटर्न कैसा था, क्वेश्चन पेपर कैसा था, वो सारी चीजें हमें नहीं पता, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं। तो लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट स्कूलों में एग्जाम कराए गए थे उनके जो प्रश्न बैंक हैं, प्रोजेक्ट कार्य हैं, प्रश्न पत्र हैं, वो सारी चीजें आपको फोटोकॉपी के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सभी विद्यालय आपको दे देंगे, तो उसको देख के आप अध्ययन कर सकेंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है। अगली बात करें तो बोर्ड पैटर्न पर वार्षिक परीक्षा की तैयारी है तो प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन माह फरवरी मार्च 2023 में किया जाएगा। यानी जैसे 10th और 12th के लिए प्री बोर्ड एग्जाम होते थे तैयारी की दृष्टि से, तो वैसे ही 5वीं और 8वीं के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए भी फरवरी माह में या फरवरी मार्च माह में आपके प्री बोर्ड एग्जाम होंगे। उसके लिए भी समय सारणी राज्य शिक्षा केंद्र निर्धारित करेगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वार्षिक परीक्षा कब होने वाली है, तो वार्षिक परीक्षा मार्च अप्रैल 2023 में किया जाना संभावित है और इस हेतु भी समय सारणी पृथक से जारी की जाएगी।
की। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी हैं, बहुत समस्या वाली बातें भी हैं, लेकिन चूंकि आप विद्यार्थी हैं और फर्स्ट टाइम कोई भी एग्जाम हम करने वाले हैं तो थोड़ा सा टेंशन रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि धैर्य से तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे लिए पर्याप्त तो समय है। समय का ध्यान रखते हुए यदि हम तैयारी करेंगे तो उत्कृष्ट अंक प्राप्त हो पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर 2-3 चीजें जो मुझे ध्यान में आ रही हैं। एक तो ये होता था कि अभी तक सिर्फ 10वीं और 12वीं की मेरिट बनती थी कि जिले में टॉप कौन हुआ, स्टेट में टॉप कौन किया, टॉप 10 में कौन है, तो ऐसा बहुत सारी चीजें मेरिट जो आपने देखते होंगे, तो वो 5वीं और 8वीं बच्चों को भी मेरिट बनने वाली है, और वो भी वैसी मेरिट बनेगी कि स्टेट में कितने फर्स्ट आए, जिले में कितने फर्स्ट आए, टॉप किसने किया। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है अपना नाम भी ऊपर लाने का। यदि हम एक उत्कृष्ट विद्यार्थी हैं, यदि हम 90+ नंबर लेने वाले विद्यार्थी हैं, तो हम थोड़ा सा और मेहनत करें ताकि हम विद्यालय में मेरिट में आए, विद्यालय की मेरिट में हो, विद्यालय की मेरिट में हो, स्कूल की मेरिट में हो, या फिर हमारे स्टेट की मेरिट हो, या फिर जिले की मेरिट हो, वहां पर भी हमारा नाम आना चाहिए। बस उसकी तैयारी करना है। तैयारी के लिए मैं आज से कटिबद्ध हूं कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, सामान्यतः मैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों की बात करता हूं, जो गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या जो अन्य स्कूलों में हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, तो उनके लिए किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, एग्जाम की तैयारी प्रॉपर हो पाए, उनकी मार्किंग स्कीम कैसे होने वाली है, ब्लूप्रिंट कैसे होने वाली, नहीं एक एक समस्याओं का समाधान मैं आपके साथ सदा हाजिर रहूंगा। जब भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो उनके सोल्यूशन के लिए आपके साथ खड़ा हूं। तो बने रहिए मेरे साथ, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, आपकी समस्याओं के साथ जुड़े रहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो गए होंगे। जो भी कंफ्यूजन अभी भी बने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं व्यक्तिगत संपर्क करके आपको सोल्यूशन प्रदान करूंगा। तो आज के वीडियो के लिए बस यहीं तक। आप अपना ध्यान रखिए, धैर्य बनाए रखिए, तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे और 100% रिजल्ट ला के दिखाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।